आप सभी का नमस्कार। डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 22 जुलाई करंट अफेयर्स की। फर्स्ट क्वेश्चन, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, लिंगानुपात समानता के हिसाब से किस देश को क्या क्या रैंकिंग दी जाए, ये कौन प्रोवाइड करता है? यूनेस्को। तो इसमें कहा गया है कि रवांडा, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका बहुत सारे इंडेक्सेस में अदर कॉन्टिनेंट्स में जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे पीछे रहता है, लेकिन रवांडा इस इंडेक्स में 6th स्थान पे आया। भारत की रैंकिंग इसमें 135 रही। रवांडा इज़ द फर्स्ट एंड द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव ए फीमेल मेजोरिटी पार्लियामेंट, यानी कि वहाँ के संसद में जो मेजोरिटी है फीमेल की सबसे ज़्यादा रहेगी। जैसे यहाँ पे मेल कैटेगरी, मेल्स की मेजोरिटी ज़्यादा है भारत के अंदर। देखा भी होगा आपने पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक पढ़ते टाइम कई बार कि 33% फीमेल के लिए अलग से कोटा की बात की जाती है, लेकिन रवांडा में ऑलरेडी ऐसा है और वहाँ पे मेजोरिटी फीमेल्स की ही रहेगी। तो इतना ही बेसिक आपको ध्यान रहेगी किसने इसको पब्लिश किया, यूनेस्को ने, टॉप पे, और भारत की रैंकिंग उसमें कितनी रही। नेक्स्ट आता है फिर सेकंड, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या बताया गया है कि भारत की रैंकिंग 150 चली गई। लास्ट ईयर ये कितनी थी? 2021 में 142। तो 180 कंट्रीज़ को रैंकिंग प्रोवाइड की गई रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इस रैंकिंग में देखा जाता है कि कौन सी कंट्री में पत्रकारों के लिए कितना आसान है, पत्रकारिता करना कहाँ पे सही है और कहाँ पे नहीं है। जैसे कि अफ़गानिस्तान में आपने देखा होगा कि दानिश सिद्दीकी जो इंडिया से थे, उनको गोली मार दी गई थी आतंकवादियों के द्वारा, तो उनकी डेथ हो गई थी। यानी कि वहाँ पे जर्नलिज़म के लिए उतना ज़्यादा सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया में भी उतना ज़्यादा सेफ़ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे, गौरी लंकेश, आज से 3 से 4 साल पहले कर्नाटका में एक इंसिडेंट हुआ था, गौरी लंकेश, तो उनकी डेथ हो गई थी। यानी कि यहाँ पे पत्रकार उतना ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकते, ऐसा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा। और भारत को रैंकिंग दी 150। नॉर्वे का रैंक फर्स्ट रहा, नॉर्थ कोरिया बॉटम पे रहा यानी कि 180 पे रहा, और रशिया में भी उतनी ज़्यादा छूट नहीं है पत्रकारों के लिए। उसका रैंक कितना रहा? 155, भारत से 5 पीछे ही बस। तो आपको ध्यान रहे पब्लिश कौन करता है? RSF। भारत की रैंकिंग 150 और लास्ट ईयर रैंक था 142, यानी कि कितने का जंप हुआ? अब जंप नहीं आप इसको कहो, रैंकिंग में जंप है, लेकिन आप इसको कहोगे एक तरह से डिक्रीज़ हुआ है उसका लेवल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। टोटल 180 कंट्रीज़ हैं और नॉर्वे फर्स्ट पे रहा है। डेनमार्क इसमें सेकंड पे था। आप फर्स्ट याद रखना, सेकंड और थर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे PhD करेंगे, उनको करने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। पासपोर्ट इंडेक्स में आता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इस रिपोर्ट में भी ऐसे ही कहा गया है, जापान वॉज रैंक फर्स्ट। वहाँ के पासपोर्ट को 193 कंट्रीज़ में विदाउट प्रियर वीज़ा, यानी कि पहले से उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी जापान का सिटीज़न है तो उसको पहले से किसी कंट्री में जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्ट वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल जा सकता है। जैसे आप मालदीव में जा सकते हो, थाईलैंड जा सकते हो, वियतनाम, श्रीलंका, इस तरह की कुछ कंट्रीज़ में इंडिया को भी इस तरह से परमिशन दी गई। लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ को जो परमिशन, किस कंट्री को सबसे ज़्यादा देशों में परमिशन दी गई है? जापान को। वहाँ के लोग 193 कंट्रीज़ में बिना पहले ही वीज़ा इशू किए जा सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल उनको वहाँ पे मिलता है। तो 2022 का जो आया उसको पब्लिश किया इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनली एंड पार्टनर्स ने। तो ध्यान रहेगी पब्लिश्ड बाय। सेकंड में लिख रखा है कि भारत की रैंकिंग कितनी रही? 87th रैंकिंग रही। यही सेकंड में ही पढ़ना है। और थर्ड में आपको ध्यान रहे 193 वाली एक बात जो एडिशनल में आपको बताया, इसको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट आया फिर द्रौपदी मुर्मू। सभी को पता होगा कि 15th प्रेसिडेंट भारत की बनी है और ये 25 जुलाई को ओथ लेंगे, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह होगा इनका। नेक्स्ट आया फिर द्रौपदी मुर्मू, बीजेपी लेड NDA कैंडिडेट। आप कई बार देखते होंगे कि बीजेपी कैंडिडेट है, कई बार देखते होंगे NDA कैंडिडेट है। इस तरह से बीजेपी एक सिंगल पार्टी का नाम है, NDA बीजेपी प्लस उसके जितने भी
मेजर अलाइंस हैं उसके साथ सहयोगी दल जो हैं उन सभी को मिला के क्या बोलते हैं, एनडीए, यानी कि बीजेपी प्लस उसके जो सहयोगी पार्टियां उनको मिला के एनडीए बोलेंगे। अदरवाइज़ अगर सिंगल बीजेपी को आप नाम लेते हो तो वो सिर्फ बीजेपी के ही एमपी या एमएलएज को रिप्रेजेंट करेगा। एनडीए कैंडिडेट्स में सभी आएंगे, बीजेपी भी प्लस उसके साथ सहयोगी दल भी। नेक्स्ट इसी में लिख रखा है फिर यशवंत सिन्हा, ये अपोजिशन कैंडिडेट थे, यानी कि इसमें सभी पार्टीज़ जो थी वो यशवंत सिन्हा को उन्होंने सपोर्ट किया, तो यशवंत सिन्हा इसमें हार गए थे। नेक्स्ट आगे लिख रखा है फिर इसी में कि द्रौपदी मुर्मू, ये फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट, एज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट एंड सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगी। और सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहली कौन थी, प्रतिभा पाटिल। इसके बाद आगे लिख रखे फिर शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट बिलोंग टू उड़ीसा, उड़ीसा से बिलोंग करने वाली पहली। और किस ट्राइब से ये बिलोंग करती हैं ये बात आपको ज़रूर ध्यान रहे, मेनली एसएससी एचएसएससी के जितने भी पेपर्स होंगे वहाँ पे संथाल ट्राइब से, ठीक है। इसके स्पेलिंग कई जगह पे ALS मिलेगा, ट्राइब सेम ही रहेंगे। आगे लिख रहा है सी इज़ ऑल्सो इंडियाज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी बोर्न आफ्टर इंडिया, स्वतंत्रता के बाद जिनका जन्म हुआ ऐसी पहली प्रेसिडेंट ये बनी है। इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट बने उनका स्वतंत्रता से पहले जन्म था। और ये फर्स्ट ट्राइबल गवर्नर ऑफ झारखंड थी 2015 में, और 2021 तक का कार्यकाल उनका रहा था। ये 9th पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट याद रहे, फर्स्ट ट्राइबल गवर्नर ऑफ झारखंड इन 2015 एंड सर्व टिल 2021। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेविड बेस्ले विजिट इंडिया, ये भारत के दौरे पे आए। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि भारत के दौरे पे कौन आया था, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उसके बारे में थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया हो, प्लस उसी के साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में कुछ बेसिक बातें बताऊँ। जैसे कि ये कब बना था, 1961 में बना था। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, रोम में, रोम इटली में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। ये कब मिला था, 2020 में। तो 2-3 बातें इसके बारे में एडवांस एक्स्ट्रा में आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 6 में लिख रखा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को कट कर दिया 7.2%। 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए, इससे पहले उसने 7.5% बोला था। क्वेश्चन नंबर 7, जयंती प्रसाद ये होल टाइम मेंबर बने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अगले 5 सालों की। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड क्या करते हैं कि जो भी इंसॉल्वेंसी रिलेटेड केसेस होंगे उनको सोल्व करने के लिए, उससे रिलेटेड रूल रेगुलेशन बनाने के लिए बोर्ड काम करेगा। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 8, इंडसइंड बैंक अप्रूव रेजिंग 20,000 करोड़ थ्रू डेट। डेट मतलब कि ऋण, जिसको आप लोन बोलते हो। देखा होगा आपने, बहुत सारी कंपनीज या तो डेट के जरिए पैसे की उगाही करेंगी मार्केट से, या फिर क्या करेंगी, शेयर्स के जरिए। दोनों में डिफरेंस है। शेयर्स में तो जो भी कंपनी अपने शेयर्स को बेचेगी, IPO निकालते हैं जैसे LIC, इनिशियल पब्लिक ऑफर, शेयर्स वगैरह जो सेल होंगे, शेयर्स में तो उसकी हिस्सेदारी यानी कि उसका मालिकाना हक डिवाइड होगा। लेकिन जो डेट होगा, डेट में मालिकाना हक डिवाइड नहीं होगा, वहाँ पे आप उस कंपनी को सिर्फ लोन दोगे, मालिक नहीं बनोगे। शेयर्स में आप मालिक रहोगे, यानी कि प्रॉफिट होगा उसमें भी मालिक रहोगे, लॉस होगा उसमें भी मालिक रहोगे। लेकिन अगर डेट में अगर लॉस हो जाता है तो डेट सबसे पहले रिकवर होने के बाद सबसे पहले डेट को रीपे किया जाता है। जितने भी लोग होंगे जिन्होंने भी डेट दे रखा होगा उन सभी को पैसा, डेट वालों को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। शेयर्स में फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दी जाती क्योंकि वो मालिक हैं। सबसे पहले वो डेट वालों को कवर करेंगे, उसके बाद शेयर्स को देखेंगे कि शेयर्स वालों के लिए पैसा बचता है या नहीं। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस पता रहे डेट में और शेयर में। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2%, मॉर्गन स्टैनली ने बोल दिया। रट्टा मारो जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर 10 में फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट में इंडियाज़ रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी, ये विश्व में चौथे सबसे अमीर व्यक्ति डिक्लेयर किए गए फोर्ब्स के द्वारा। इन्होंने किसको पीछे छोड़ दिया, माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स को।
तो एलोन मस्क इसमें पहले नंबर पे हैं और सेकंड ये, थर्ड ये, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा एक बेसिक आइडिया। नेक्स्ट आया फिर क्वेश्चन नंबर 11 में स्मार्ट सिटी जो मिशन था भारत सरकार का, जिसमें कि 100 स्मार्ट सिटी बनाई जानी थी, उसमें तमिलनाडु ने टॉप किया किस मामले में? फंड यूटिलाइजेशन के मामले में। यानी कि जो भी पैसा स्मार्ट सिटीज़ के लिए दिया जाना था, जो भी भारत सरकार की तरफ से दिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें जो उस फंड को जो यूटिलाइज सबसे अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किए, उसमें किसने टॉप किया? तमिलनाडु में। सिंगल ही लाइन है, स्मार्ट सिटीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा बड़ा टॉपिक, आपको बस टू द पॉइंट इतना ही डेटा पता हो जो लेटेस्ट में आया। तो ये ध्यान रहे कि टोटल कितनी स्मार्ट सिटीज़ बनानी है? 100। ये डिक्लेयर कर दी गई हैं 100। जैसे कि आपका करनाल एक इसमें से था, और जो 100वें नंबर की जो स्मार्ट सिटी डिक्लेयर हुई थी वो थी सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 12 में ये 1 बिलियन का लोन मिलेगा किससे? वर्ल्ड बैंक से। और किसके लिए मिलेगा? जो आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन मिलेगा, यानी कि जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह बनेंगे वहाँ पे बेड की व्यवस्था, ये वो, उन सब चीज़ों के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देगा। आगे लिख रखा है फिर इसी में लास्ट वीडियो MCQs आंसर, जो कल की वीडियो थी उसके MCQ के आंसर्स यहाँ पे ये मेंशन है सारे के सारे, 1C 2D 3B 4C। आज के MCQ 2 ही MCQ है आज की वीडियो में, छोटी सी वीडियो है। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में इन सभी MCQs के आंसर प्रोवाइड ज़रूर कर दें। और यही सारी करंट अफेयर आपको टेलीग्राम चैनल पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर मिलेगी। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप सभी उसको वहाँ से फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।